हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है अविकारी या अवयव शब्द, यानी कि बच्चों इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। तो बच्चों इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं इस पाठ में। आप सभी ध्यान से सुनिए। बच्चों शाब्दिक रूप से अवयव का अर्थ है खर्च ना होने वाला। व्यय मतलब होता है बच्चों खर्च, तो जो खर्च ना हो वो क्या है, अवयव है। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। बच्चों अविकारी जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो। तो बच्चों जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। आपको बच्चों ये परिभाषा भी साथ ही साथ याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानेंगे अवयव के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स के बारे में। तो बच्चों इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स के जो भेद हैं वो क्या क्या है। अविकारी या अवयव शब्द के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा क्या है, निपात। आइए सबसे पहले जानते हैं बच्चों क्रिया विशेषण, यानी कि जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज चलता है, मैं धीरे बोलता हूँ, हम आज बाजार जाएंगे। तो बच्चों पहले वाक्य में तेज शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में धीरे शब्द बोलता हूँ, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में आज शब्द जाएंगे, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार तेज, धीरे और आज क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, जो रंगीन शब्द दिख रहे हैं ना, तेज, धीरे, आज, ये क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बताने वाले। आगे बढ़ते बच्चों। कभी कभी वाक्यों में 2 क्रिया विशेषण भी एक साथ आ सकते हैं। जैसे सभा में प्रधानाचार्य बहुत तेज बोले। बहुत भी और तेज भी, यहाँ पे 2 क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना, तो क्रिया विशेषण कितने हो गए, 2। कौन कौन से, बहुत और तेज। ऐसे ही उपद्रवियों को बड़ी सावधानी से पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है, बड़ी सावधानी, बड़ी और सावधानी, ये भी क्या है, 2 क्रिया विशेषण। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में बहुत तेज, बड़ी सावधानी से पद 2 क्रिया विशेषणों के योग से बने, एक बहुत, एक बार तेज, एक बड़ी और एक बार सावधानी। इस प्रकार बने क्रिया विशेषणों को संयुक्त या सामासिक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें तुम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और जब क्या होते हैं ये क्रिया विशेषण संयुक्त रूप से आते हैं तो उनको सामासिक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए बच्चों हम जानते हैं क्रिया विशेषण के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण के 4 भेद है। कौन कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए बच्चों सबसे पहले जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो बच्चों जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय या आवृत्ति का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विजय अब जा चुका है, कल वर्षा हुई थी, प्रतिदिन व्यायाम करो, अभी वहां मत जाओ। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब, कल, प्रतिदिन, अभी, इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं ना। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, काल बता रहे हैं, काल की विशेषता को बता रहे हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं बच्चों, तत्काल, शीघ्र, पीछे, तदंतर, कई बार, निरंतर, तभी, जब तक, यदा कदा, कभी कभी, सदैव आदि। अब बच्चों अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्रिया विशेषण जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण के परिमाण का पता चले, कितना परिमाण है ना, उसकी नापतोल का पता चले, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, रवि तेज चलता है, कल वह बहुत रोई, ऐसा प्रायः नहीं होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं गुलाबी रंग से, मैं बिल्कुल, कल, बहुत, तेज और प्रायः, ये सब क्या है बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए कुछ और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को भी जान लेते हैं। जैसे बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, न्यून, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, कम, बूंद बूंद, केवल, प्रायः,
अनुमानतः, सर्वथा आदि। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए तीसरा क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बच्चों ये क्या है, देखिए जिन शब्दों में क्रिया के होने के साथ साथ स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लड़के बाहर खेल रहे हैं, दादाजी अंदर बैठे हैं, हम आगे आगे चलेंगे, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, बाहर, आगे आगे, अंदर और के ऊपर, ये सब क्या है बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को। जैसे बाएं, नीचे, इस ओर, उस ओर, की ओर, के चारों ओर, की दोनों ओर, कहाँ जहाँ, इधर उधर, बाहर अंदर, यहाँ वहाँ आदि। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रकार। तो ये क्या है बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बच्चों ये क्या है, जिन शब्दों से क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, सबसे मीठा बोलो, चीता तेजी से भाग रहा है, मीरा अचानक सो गई है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको जो रंगीन शब्द दिख रहे हैं, अवश्य, तेजी से, मीठा और अचानक, ये क्या है बच्चों, रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। आइए बच्चों कुछ अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को भी जान लेते हैं। जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, बेशक, शायद, संभव, क्यों, कैसे आदि। तो बच्चों अब हम जानते हैं विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। डिफरेंस इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम को प्रकट करने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उसने कम खाना खाया, ये क्या है बच्चों, विशेषण। कितना खाया, कम खाना, कम। तो यहाँ पे तो कम क्या है, एक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ उसने कम खाया, यानी कि क्रिया थी खाना और उसी की विशेष क्रिया की जो विशेषता बताए यानी कम खा रहा है, तो यहाँ पे जो कम है वो क्या बन गया है बच्चों, क्रिया विशेषण बन गया है। आइए बच्चों अब जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अंतर, यानी डिफरेंस इन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण यानी नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो क्रिया के परिमाण को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक तो बच्चों किसकी बता रहा है, एक तो बता रहा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता और दूसरा क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता। ये इसमें बेसिक अंतर है, ये इनमें मूल अंतर है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मुझे खूब हंसी आई। तो खूब हंसी आना, यहाँ पे खूब क्या है, खूब हंसी परिमाण को बता रहा है। लेकिन मैं खूब हंसा, यहाँ पे खूब हंसा, वहां पे तो खूब हंसी आई था ना, यहाँ पे खूब हंसा, तो यहाँ पे खूब क्या हो जाएगा, ये क्रिया की विशेषता को बताने के कारण क्रिया विशेषण हो जाएगा। जबकि ऊपर वाला जो खूब है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप क्रिया विशेषण अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन के बारे में। तो बच्चों जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ करते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे राकेश छत पर खेल रहा है, हम आजकल मजे में हैं, पालक के साथ जाओ, वह दिल्ली से आगरा गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे पर के साथ, में, से। तो बच्चों यहाँ पे ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हैं, छत, मजे, बालक तथा दिल्ली संज्ञाओं के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये शब्द संबंध बोधक हैं। तो बच्चों जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद क्या क्या है बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध बोधकों का प्रयोग होता है। पहला है रूप या रचना के आधार पर संबंध बोधक। तो बच्चों रूप या रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़, जिसमें से, ने, को, का, की, के, में, पर आदि आते हैं। दूसरा है यौगिक, जिसमें के लिए, की और के बिना, के पश्चात आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आपको दिए गए हैं। पहला है बच्चों दिशावाचक, जिसमें की ओर, के दोनों ओर आदि आएंगे। अगला है स्थानवाचक, जिसमें के अंदर, के भीतर, के बाहर और के नीचे आदि शब्द आएंगे। अगला है बच्चों कारणवाचक, जिसमें के कारण, के लिए आदि आएंगे। अगला है संग्रहात्मक, जिसमें भर, तक, समेत आदि आएगा। अगला है तुलनात्मक, जिसमें के आगे, के लिए आदि शब्द आएंगे। क्षमता सूचक में बच्चों के सदृश, के तरह, के तुल्य, के अनुसार आदि शब्द आएंगे। विषयवाचक में के विषय में या लेख आदि शब्द आएंगे। साधनवाचक में के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि आएंगे। विरोध सूचक में बच्चों उल्टे, के प्रतिकूल, के विरुद्ध आदि आएगा। और कालवाचक में के पश्चात, के ऊपर, से पहले आदि शब्द आएंगे। तो बच्चों, ये आपने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के क्या देख लिए हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों को देख लिया है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, डिफरेंस इन एडवर्ब एंड पोजीशन। तो बच्चों, दोनों में क्या अंतर है। जब अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब ये संबंधवाचक अवयव होते हैं। और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वह बाहर खड़ा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। लेकिन मैं कहूँ कि वह कमरे से बाहर खड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है और ऊपर क्या है, वो संबंध को बता रहा है। तो ये दोनों को आपको बच्चों ध्यान रखना है अच्छे से। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगला, समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन क्या है बच्चों, जो अवयव दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आशा और अंश बाजार गए हैं। गुरुजी या प्रधानाचार्य ने यह बात अवश्य कही होगी, वह आया परंतु उसी समय चला गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, और, या, और, परंतु, ये सब क्या है बच्चों, ये सब समुच्चय बोधक हैं। अब जानते हैं बच्चों इसकी परिभाषा। जो अवयव दो शब्दों, वाक्य और वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद भी रख लेनी है। साथ ही आपको याद रखना है कि समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, कौन कौन से। तो पहला है बच्चों समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो बच्चों जानते हैं इसके बारे में। जो अवयव दो या दो से अधिक किंतु समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों ही अच्छा खेलते हैं। गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का संदेश दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे और यहाँ पे व, ये दोनों क्या है बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक को भी जान लेते हैं। ये क्या क्या है, और, तो, तथा, वह, या, अथवा, चाहे, अन्यथा, अतः, इसीलिए, इस कारण, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि आदि। आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो अवयव एक वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था, तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं आराम कर सकूं। तो बच्चों कुछ अन्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक भी देख लेते हैं। तो, यद्यपि, जिससे, कि, मानो, अर्थात, यानी, जिससे कि, तथापि आदि। तो ये क्या है बच्चों, व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन के बारे में। तो बच्चों इंटरजेक्शन क्या है, कुछ अवयव शब्द शोक, हर्ष, घृणा, भय, विस्मय आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम पिकनिक पर नहीं आओगे? हे राम, क्या जमाना आ गया है। हाय राम, इतनी गर्मी, छी छी, कितनी गंदी लड़की है। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, हे राम, हाय राम, छी छी। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब समुच्चय, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक अधिकांश वाक्य के आरंभ में आते हैं, किंतु आशीर्वाद बोधक के रूप में ये वाक्य के रूप में होते हैं।
जैसे हम कह रहे हैं दीर्घायु बनो, सदा सुखी रहो, तेजस्वी बनो, तो ये भी क्या है बच्चों, विस्मयादि बोधक है, लेकिन ये एक वाक्य के रूप में है। ये शब्द भावातिरेक यानी भावों की अधिकता में अनायासी मुख से निकल जाते हैं, यानी कि जब क्या होता है भावातिरेक, भावों की अधिकता हो जाती है हमारे हृदय में, ये शब्द हमारे मन के भावों की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ आश्चर्य चिन्ह या अल्प विराम लगता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें दो प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह और दूसरा अल्प विराम का प्रयोग भी इसमें होता है। तो बच्चों आइए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले अवयव शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो बच्चों आप इसकी परिभाषा याद भी कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। तो बच्चों इसके भेद क्या है, विस्मयादि बोधक के इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको एक तालिका दी गई है जिसमें पहले भाव दिया है, फिर दूसरे में शब्द और तीसरे में उदाहरण वाक्य दिए गए हैं। सबसे पहला हम भाव पढ़ते हैं क्रोध। तो क्रोध का जो शब्द है हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, अरे या चुप। उदाहरण देखिए, चुप, अब तक एक शब्द भी मत कहना, अब तक नहीं अब एक है ना, ठीक है। इसके लिए क्या शब्द होंगे, अरे या चुप। उदाहरण देखते हैं, चुप, अब एक शब्द भी मत कहना। दूसरा भाव है बच्चों भय, इसके लिए हम क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाय, बाप रे। उदाहरण देखिए, बाप रे इतना लंबा सांप। तीसरा है बच्चों चेतावनी, इसके लिए हम सावधान, खबरदार, बचो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, सावधान, आगे गहरा खड्डा है। अगला भाव है बच्चों अनुमोदन या स्वीकृति का, जिसके लिए हम अच्छा, हाँ हाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हाँ हाँ तुम छुट्टी ले सकते हो। अगला है बच्चों देखिए आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या है, आशीर्वाद के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जीते रहो। उदाहरण देखिए, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें सफल करे। अगला है बच्चों संबोधन, इसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अजी, हे, अरे। उदाहरण देखिए, अरे तुम किधर जा रहे हो। ऐसे ही बच्चों अगला भाव है इच्छा का भाव, जिसके लिए हम काश, हाय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिएगा, काश मैं भी गांव में ही रहता। अब देखिए अगला भाव है बच्चों घृणा, जिसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसको प्रकट करने के लिए छी छी, धत, उफ, धिक, हट ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, छी छी इतनी गंदगी। अब देखिए बच्चों अगला भाव है शोक या दुख का, जिसके लिए हम हाय, उफ, आह, हे राम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखिए, हाय बेटा तुम्हें कितनी चोट लगी। अगला है बच्चों विस्मय या आश्चर्य का भाव, जिसके लिए हम आह, ओहो, क्या, अरे, ओहो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या, चोर पकड़े गए। तो बच्चों यहाँ पे आश्चर्य प्रकट होता है। ऐसे ही अगला भाव है बच्चों प्रशंसा और प्रोत्साहन का, जिसमें हम शाबाश, वाह, बहुत सुंदर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। अगला भाव है बच्चों उत्साह या प्रसन्नता का, इसके लिए हम वाह, आहा, धन्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों एक इसका उदाहरण देख लीजिए, वाह क्या चक्का मारा है। तो बच्चों आपने देखा ये सारे क्या है, विस्मयादि बोधक के भेद हैं। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं निपात, यानी कि निपात क्या होता है बच्चों, हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ को विशेष रूप से बदल देते हैं। जैसे संजू ने ही गौरव को मारा था, यानी संजू ने ही मारा था, किसी और ने नहीं मारा। हम कह सकते हैं कि संजू ने ही मारा है, किसको, गौरव को। ऐसे ही बच्चों संजू ने गौरव को ही मारा था, तो केवल गौरव को मारा, किसी और को नहीं। संजू ने गौरव को मारा ही था, तो संजू ने गौरव को मारा ही था, अब शब्द नहीं कहे थे। उपयुक्त तीनों वाक्यों में क्या है बच्चों, एक ही शब्द दिख रहा है आपको, ही, यहाँ भी ही और यहाँ पर भी ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर ही के आने से प्रत्येक वाक्य में इसका अर्थ भी अलग अलग हो गया है। तो बच्चों जो अवयव शब्द में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। देखिए और कौन कौन से निपात हो सकते हैं, केवल, तक, भर, मात्र, तो भी आदि। आगे बढ़ते बच्चों। तो बच्चों आइए अब हम अविकारी शब्दों का एक बार दोहराव भी कर लेते हैं। आपने अविकारी शब्द वाले पाठ में क्या क्या पढ़ा है, तो आइए जानते हैं बच्चों। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी या अवयव कहते हैं।
अवयव के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रिधिवाचक। जो अवयव शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक या परसर्ग कहते हैं। जो अवयव शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जो अवयव शब्द हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट करें उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ आश्चर्य चिन्ह या अल्प विराम लगता है। जो अवयव शब्द किसी शब्द या पद के साथ लगकर उनके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा, मेरे साथ साथ इस पाठ का दोहराव भी आपने कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इस पाठ को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।